अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज का जो लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि किसी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने को मिलेगा। यहाँ पर ही होगा कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर क्या है, उसका नंबर क्या है, स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसकी सीक्वेंस के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से लगे हुए हैं, और ये सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करेगा। स्ट्रक्चर के हवाले से हम इंसुलिन का जिक्र करेंगे, इसके अंदर इंसुलिन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की, उसके अंदर बॉन्ड्स की बात करते हैं, और साथ में हीमोग्लोबिन का जिक्र करेंगे कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप्स के हमारे पास, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है, सिकल सेल। सब कुछ इंशाल्लाह ताला हम इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देख लें। तो चलो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का हम प्रोटीन से स्टार्ट लेते हैं। द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोटीन ऑल द अमाइनो एसिड मस्ट बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर एंड नंबर। किसी प्रोटीन की फंक्शन के लिए, किसी प्रोटीन के काम के लिए कि प्रोटीन काम करे, उसका स्ट्रक्चर सही हो, उसका फंक्शन के हवाले से वो एक एक्टिव प्रोटीन हो, तो जितने भी अमाइनो एसिड है दैट मस्ट बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ऑर्डर एंड नंबर। सारे प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, ऑर्डर और उसका जो स्पेसिफिक नंबर है वो होने चाहिए। वो स्पेसिफिक नंबर भी होने चाहिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस भी होना चाहिए। अगर ये हुआ, चेंज इन सिंगल अमाइनो एसिड दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज हुआ, चाहे उसका सीक्वेंस चेंज हुआ या उसका नंबर, चाहे नंबर चेंज हो जाए या सीक्वेंस, अगर किसी प्रोटीन के अंदर सिंगल अमाइनो एसिड कभी सीक्वेंस या नंबर चेंज हुआ, दैट विल चेंज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की फंक्शन को इफेक्ट करेगा। प्रोटीन वही काम नहीं करेगा जो उसका एक्चुअल काम है। चलो इसको जानते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है या अमाइनो एसिड का जो नंबर है किसी प्रोटीन के अंदर, कौन इसको डिटरमाइन करेगा? सो बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि किसी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की तादाद कितनी होनी चाहिए, किसी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में होना चाहिए, उसका नंबर क्या है। सो दिस इज ऑल डिटरमाइंड बाय द डीएनए। सो नेक्स्ट बोर्ड पे हम इसको जिक्र करते हैं, हम इसको समझेंगे कि डीएनए किस तरह। एक बार इसको मतलब अपने जहन में एक सवाल रखें। हाँ, जो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हमने कहा था कि प्रोटीन के अंदर नंबर भी स्पेसिफिक होने चाहिए और सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है हम किसका समझेंगे? नंबर का। नंबर के हवाले से जो पहला एग्जांपल है वो है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है, सो दैट ग्लूकोज रेगुलेशन करेगा। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लूकोज, एक हार्मोन है जो ग्लूकोज की रेगुलेशन करेगा। नेचर, इंसुलिन बाय नेचर क्या है? प्रोटीन है। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन बाय नेचर एक प्रोटीन है जो बना हुआ है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। सो इंसुलिन अगर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है तो इसके अंदर 2 चेन कौन से होता है? 1 चेन इज ए, द सेकेंड चेन बी। हमारे पास 2 चेन है, एक ए चेन है, दूसरा बी चेन है। सो ए और बी चेन मिलकर के क्या चीज बना रहा है? इंसुलिन हार्मोन बना रहा है। ये ए और बी चेन किस चीज के बने? पॉलीपेप्टाइड के, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। सो अमाइनो एसिड्स के 2 चेन मिलकर के, एक चेन ए है, दूसरा चेन बी है, ये ए और बी चेन मिलकर के इंसुलिन बना रहा है। सो यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड 1 एंड पॉलीपेप्टाइड 2। पॉलीपेप्टाइड 1 के अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो 1 के अंदर कितनी अमाइनो एसिड है? 21। अगर इसी तरह काउंट कर दिया जाए बी के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स है? देयर आर 30। सो टोटल कितने बन गए? द टोटल आर 51। टोटल अमाइनो एसिड इन इंसुलिन दे आर 51। सो 51 अमाइनो एसिड का इंसुलिन बना हुआ है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहां पर अमाइनो एसिड के नंबर की बात कर रहे थे।
सो अमाइनो एसिड का नंबर हम किस चीज से मतलब समझ सकेंगे? दैट इज बाय द इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो बना हुआ है अमाइनो एसिड का। कितने अमाइनो एसिड का? 51 का। अब मैं तो जरा एक्चुअल डेटा की तरफ। इंसुलिन बेसिकली बनता है 110 अमाइनो एसिड का। इसके अंदर एक्चुअल होते हैं 110 अमाइनो एसिड। ये 110 अमाइनो एसिड जब राइबोसोम उसको बना देता है, उसके बाद चला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इससे बाकी जो अमाइनो एसिड्स है वो टूट जाते हैं और आखिर में कितने बच जाते हैं? 51। इसकी जो 51 अमाइनो एसिड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रह जाते हैं और इसके अंदर जो एक्चुअल मौजूद है वो है 110। So this 51 amino acid by number, it is important for the insulin. अगर ये नंबर 51 से कम हुआ या ज्यादा हुआ तब इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा, तब ये हार्मोन सही तरह काम नहीं करेगा। हम इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के प्रॉपर काम करने के लिए अमाइनो एसिड का ऑर्डर, नंबर, सीक्वेंस ये स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर नहीं बदलना चाहिए। तो हम यहां से समझ सकेंगे कि भाई इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड है, ये फिक्स है। अगर ये चेंज हुआ तो इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा। हाँ, एक्चुअली जो बनता है वो 110 अमाइनो एसिड है, ये 51 उसका फंक्शनल फॉर्म है, बाकी कट जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब दो चेन, इनमें से चेन ए है, दूसरा चेन बी है। चेन ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड है, चेन बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड है। अच्छा, स्ट्रक्चर कौन सा है? जब ये शुरू में बनता है स्ट्रेट बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जब ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में मिलते हैं। जब स्ट्रेट फॉर्म में मिलते हैं तो इट इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हर प्रोटीन जब पहले बनता है स्ट्रेट फॉर्म में अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये शुरू में प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। बाद में जो उसका ए चेन है अपने इर्द गिर्द फोल्ड होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, ये इसका जो अपना ए चेन है, ए चेन फोल्ड होकर के उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सो दिस बिकम द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद ये ए चेन है और ए बी चेन है। ए और बी चेन के बाद दरमियान जो बनेगा डाई सल्फाइड बॉन्ड, ए और बी चेन के दरमियान बन गया डाई सल्फाइड बॉन्ड। सो प्रोटीन का जो पहले अमाइनो एसिड्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है? सो दिस कंटेन द पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है, वो फिर अपने इर्द गिर्द फोल्ड हो जाता है। किसकी मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक और चेन के साथ, बी चेन के साथ, डाई सल्फाइड के साथ बॉन्ड बना देता है। सो इट विल बी नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इंसुलिन का जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसुलिन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने? 51। ए चेन में कितने? 21। बी में कितने? 30। दोनों चेन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हम आते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके दरमियान बना है? एक चेन में भी 16 अमाइनो एसिड है, दूसरे में भी 16। सो 16 के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड बना। दो 16 अमाइनो एसिड हो गए, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ। फिर उसके बाद बॉन्ड किस किस अमाइनो एसिड के दरमियान है? ए का B7 अमाइनो एसिड और बी का B7। सो A7 और B7 अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनेगा। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ। अच्छा, कितने 16 अमाइनो एसिड हो गए? दो 16 अमाइनो एसिड हो गए और एक डाई सल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद फिर ए का 20 और बी का 19, B19 A20, B19 और A20 के दरमियान एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है B का 19 अमाइनो एसिड और A का 20 अमाइनो एसिड। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। तीसरा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा वो A चेन के दरमियान बनेगा। A चेन खुद बनाएगा, A का छठा और 11। सो दैट इज द A6 एंड A11। अब इस पे क्वेश्चन सुनो। The total disulfide bond in the insulin, there are the three disulfide bond है। एक चेन A और B के दरमियान है, दूसरा चेन A और B के दरमियान है, तीसरा
ए चेन के इन बिटवीन है, ए चेन के अंदर है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है टोटल 16 अमाइनो एसिड अगर पूछा जाए इस हवाले से, सो देयर आर द 16 अमाइनो एसिड, 1 2 3 4 5 6। सो इंसुलिन के अंदर 16 अमाइनो एसिड है और 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ए और बी चेन के दरमियान 2 है, दिस इज बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी चेन के दरमियान 2 है, लेकिन ए चेन के दरमियान एक और डाइसल्फाइड। अगर यहां जाए कि इन द ए चेन देयर आर हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज 1। ए और बी के दरमियान कितने? 2, टोटल कितने? 3। सो ये 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद है। अब आते हैं हमने कहा इंसुलिन ये हार्मोन है जो ग्लूकोज रेगुलेशन करेगा, प्रोटीन इन नेचर है, मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड। हम समझ गए ए और बी चेन है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन किसके जरिए लिंक है? दे आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द 16 अमाइनो एसिड। सो इस टॉपिक से, इस इंसुलिन से हम हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड का तादाद फिक्स है, अगर ये कम हो गए या ज्यादा हो गए तो फिर वो अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। इंसुलिन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड्स कितने, उसके अंदर 16 अमाइनो एसिड कितने, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने, और इसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड नंबर इन अ प्रोटीन। अब हम आते हैं सर, हमारा मेजर टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का फायदा क्या है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस एक नंबर में होना चाहिए। सो नंबर से हम समझ गए, अगर नंबर फिक्स हो, ये ना हुआ तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, नंबर चेंज हुआ तो प्रोटीन अपना प्रॉपर काम नहीं करेगा। अच्छा, नंबर के बाद हम आते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कि यार ये जो नंबर है, जो 51 अमाइनो एसिड है, जिस प्रोटीन के अंदर भी हो, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। लेकिन यहां पर जो सीक्वेंस के हवाले से हम एग्जांपल लेते हैं वो किसका लेते हैं? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारे पास 2 फॉर्म में होता है, एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, दूसरा सिकल सेल हेमोग्लोबिन है। अब आते हैं जरा यहां पर हम सीखेंगे कि यार सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अगर चेंज हुआ तब क्या होता है, तब प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब प्रोटीन के फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हम इसको किस चीज से समझ पाएंगे? दैट इज बाय द हेमोग्लोबिन। टुडे स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या था? द सीक्वेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के क्या फायदे हैं? तो नंबर तो हम लोगों ने सीख लिया इंसुलिन से, लेकिन यहां पर हम सीक्वेंस की बात करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर सीक्वेंस चेंज हुआ, दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। अब यहां पर हम कहते हैं, इसको समझ लेंगे एक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया और हेमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया या हेमोग्लोबिन से हम सीखेंगे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी इसको कहते हैं जो 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो। सो ये 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। सो हेमोग्लोबिन प्रोटीन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर। इट विल कैरी द ऑक्सीजन। आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स, वो हेमोग्लोबिन है। सो हेमोग्लोबिन का प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, आरबीसी के अंदर है, जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ये तो हुआ हेमोग्लोबिन का। अब हमारा काम है हेमोग्लोबिन के अंदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर बात करना। हेमोग्लोबिन 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, एक सिकल हेमोग्लोबिन होता है। नॉर्मल हेमोग्लोबिन और सिकल HbA और HbS, हम 2 चीजों से, एक को HbA से लिखते हैं, दूसरे को HbS से। सो हमारे पास हेमोग्लोबिन 2 फॉर्म में होते हैं, 2 टाइप नहीं है, एक हेमोग्लोबिन के 2 फॉर्म होते हैं। सो इट इज डिटरमाइंड बाय कि यार एक सिकल हेमोग्लोबिन है, दूसरा नॉर्मल हेमोग्लोबिन है। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सॉरी, किसने डिटरमाइन किया था? पाउलिंग और एथनो ने। पाउलिंग और एथनो 2 साइंटिस्ट थे इन द 1949। 1949 में उन लोगों ने सिर्फ इतना बताया कि एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, दूसरा सिकल हेमोग्लोबिन है। फिर उसके बाद उसको जो डिफरेंसेस है इन दोनों हेमोग्लोबिन का, इसको डिस्कवर किया था वेर्नोम इनग्राम ने इन द 1950। 6 साल बाद
वेर्नोमिन ग्राम ने उसके इंटरनल कंपोजिशन का पता लगाया, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करके उसने बता दिया कि यार नॉर्मल हेमोग्लोबिन और सिकल सेल हेमोग्लोबिन में क्या फर्क है। लेकिन एटनो पाउलिंग और एटनो ने सिर्फ इतना बताया जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के जरिए कि यार देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द हेमोग्लोबिन। इसकी जिक्र हम बाद में करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से उसको कैसे पता चला। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेजर टॉपिक था हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के दो फॉर्म है, एक नॉर्मल है, दूसरा सिकल सेल है। हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के हवाले से कि यार अमाइनो एसिड का एक खास सीक्वेंस होना चाहिए। तो डिफरेंसेस ये है, हमारे पास एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, द परसेंटेज ऑफ दिस वन इज 34%। एंड वेर्नोमिन ग्राम ने देखा कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है वो 34% है और सिकल सेल में भी उसका परसेंटेज 34% है। यार यहां पर भी यार इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स, जो डिफरेंसेस है नॉर्मल और सिकल सेल हेमोग्लोबिन का, इसका केमिकल एनालिसिस किसने किया था? वेर्नोमिन ग्राम इन द 1950। उसने देखा था कि यार नॉर्मल क्या फर्क है। यार नॉर्मली जो आरबीसी है वो बाई कनकेव शेप है और जो सिकल शेप है वो आरबीसी सिकल शेप है। यहां पर हमें नजर आ रहा है ये बाई कनकेव आरबीसी है और ये सिकल शेप आरबीसी। वेर्नोमिन ग्राम ने ये चीज देखी कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। केमिकल एनालिसिस किया, केमिकल एनालिसिस से ये पता चला कि नॉर्मल जो बाई कनकेव आरबीसी है उसके अंदर जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है वो 34% है। जब देखा गया कि सिकल सेल के अंदर ये भी कितना है, ये भी 34% है। अच्छा, दोनों तरफ आरबीसी के अंदर चाहे सिकल सेल आरबीसी हो या नॉर्मल आरबीसी हो, हेमोग्लोबिन की मिकदार 34%। अब एक और चीज है, द हेमोग्लोबिन इन आरबीसी 34%, लेकिन टोटल प्रोटीन जो होता है, टोटल प्रोटीन का जो ड्राई वेट है आरबीसी के अंदर, उसके अंदर दूसरे प्रोटीन भी है, दूसरे एंजाइम भी है, वो बनते हैं 95%, 95 to 96%। सो 95 to 96% आरबीसी टोटल प्रोटीन की बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन की तादाद है वो 34% से 35%। सो वेर्नोमिन ग्राम ने देखा एक नॉर्मल आरबीसी है बाई कनकेव, एक सिकल सेल आरबीसी है सिकल शेप, लेकिन इन दोनों के अंदर हेमोग्लोबिन की तादाद जो परसेंटेज है वो 34% है। यहां पर तो दोनों बराबर थे। आगे देखा गया नॉर्मल हेमोग्लोबिन में भी 4 पॉलीपेप्टाइड है, सिकल में भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। भाईजान 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इधर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इधर है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यार ये दो भी तो सेम है, अगर ये भी सेम है तो डिफरेंस किस चीज में? फिर ये 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 अल्फा थे 2 बीटा, यहां पर भी 2 अल्फा 2 बीटा, यार ये भी सेम है। फिर उनमें से एक अल्फा में 1 से लेके 141 तक अमाइनो एसिड है, दूसरे अल्फा में भी 1 से लेकर के 141 तक अमाइनो एसिड है। यहां पर भी एक अल्फा में 1 से लेके 141 अमाइनो एसिड है, दूसरे अल्फा में 1 से लेकर के 141 अमाइनो एसिड है। यार ये दोनों सेम है। फिर 2 अल्फा पूरे हो गए, क्या चीज है? 2 बीटा, एक बीटा में 1 से लेके 146 तक अमाइनो एसिड है, इधर भी एक बीटा में 1 से लेके 146 तक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड भी तो सेम है, बीटा चेन भी तो सेम है। जब देखा गया कि ये तीनों चेन 2 अल्फा 1 बीटा नॉर्मल हेमोग्लोबिन का और सिकल सेल हेमोग्लोबिन का ये 100% सेम थे, 100% सेम इन द नंबर एंड सीक्वेंस। लेकिन सेकंड बीटा को जब देखा गया, इन द सेकंड बीटा जो अमाइनो एसिड्स थे 1 2 3 4 5 6, छठी नंबर पे ग्लूटामेट था जो नेगेटिवली चार्ज था। लेकिन जब दूसरे में सिकल सेल में देखा गया, सेकंड बीटा था 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर वेलिन था जो नॉन पोलर। वेर्नोमिन ग्राम ने 1950 में केमिकल एनालिसिस किया। केमिकल एनालिसिस से यह पता चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल हेमोग्लोबिन एंड द सिकल सेल हेमोग्लोबिन। नॉर्मल हेमोग्लोबिन और सिकल सेल हेमोग्लोबिन का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, वेर्नोमिन ग्राम ने कहा था कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा 1 बीटा, सिकल सेल में भी 2 अल्फा 1 बीटा, दे आर 100% सेम इन द नंबर एंड सीक्वेंस।
सो डिफरेंस किस चीज में? उसने ये कहा था कि द डिफरेंस नॉर्मल हीमोग्लोबिन का और सिकल सेल हीमोग्लोबिन का या अफेक्टेड हीमोग्लोबिन का या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का या म्यूटेंट हीमोग्लोबिन का और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस है सेकंड बीटा में। सेकंड बीटा में नॉर्मल हीमोग्लोबिन में छठे नंबर पर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है या ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है जो नेगेटिवली चार्ज है। और सिकल सेल हेमोग्लोबिन में, म्यूटेंट हेमोग्लोबिन में या एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन में सेकंड बीटा में छठे नंबर पर वेलिन अमाइनो एसिड है जो नॉन पोलर है। सो बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन का और सिकल सेल हेमोग्लोबिन का जो डिफरेंस है वो सेकंड बीटा के छठे नंबर पर है। सेकंड बीटा के छठे नंबर पर नॉर्मल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामेट है और एबनॉर्मल में या म्यूटेंट में वेलिन है। सो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है ये भी बन सकता है कि कौन सा हेमोग्लोबिन ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है? सो दैट इज द नॉर्मल हेमोग्लोबिन। नॉर्मल हेमोग्लोबिन इज मोर नेगेटिवली चार्ज देन सिकल सेल या म्यूटेंट हेमोग्लोबिन, क्योंकि म्यूटेंट हेमोग्लोबिन के अंदर जो छठे नंबर पर वेलिन अमाइनो एसिड है वो नॉन पोलर है, लेकिन नॉर्मल हेमोग्लोबिन में छठे नंबर पर जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर सेकंड बीटा चेन में एक भी अमाइनो एसिड चेंज हुआ, हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, अगर एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ दैट चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। सो वेर्नोमिन ग्राम ने इस चीज को डिटरमाइन किया, इस चीज को एनालाइज किया कि अगर एक अमाइनो एसिड भी चेंज हुआ किसी भी पोजीशन पर उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज होता है। सो हेमोग्लोबिन की केस में छठे नंबर पे अगर अमाइनो एसिड चेंज हुआ, ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो इसकी वजह से हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल बना। ये चीज तो उसको समझ आ गई। हेमोग्लोबिन एबनॉर्मल इस वजह से हुआ कि ग्लूटामेट एसिड की वजह से, ग्लूटामिक एसिड की जगह या ग्लूटामेट की जगह क्या चीज आया? वेलिन छठे नंबर पे। अब इसको आगे डिटरमाइन करना था ये क्यों आया, इसकी वजह क्या है कि नॉर्मल में ग्लूटामेट है और जो एबनॉर्मल है उसमें वेलिन है। सो पिछले बोर्ड में हम लोगों ने एक जिक्र किया था, वो ये है कि जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है इट इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने कहा बाद में इसको समझेंगे कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करेगा। अब कैसे डिटरमाइन करेगा आते हैं यहां। अच्छा, यहां पर मैं देखता हूं, ये मेरे पास कोई डीएनए पड़ा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द डीएनए। डीएनए में दो चेन होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो, या उसको यू लिखो, दिस वन इज द डीएनए। डीएनए में दो चेन होते हैं हमारे पास, के एक सेंस होता है, दूसरा एंटीसेंस। हम कहते हैं कि दिस इज द सेंस एंड दिस वन इज द एंटीसेंस। हमारे पास डीएनए के दो चेन होते हैं, एक सेंस होता है, दूसरा एंटीसेंस। सो इस डीएनए से पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होगा कि डीएनए से बनते हैं मैसेंजर आरएनए। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड होता है जी, टी, जी, इसी तरह और भी तीन न्यूक्लियोटाइड है, फिर तीन एंड जी, ए, जी। यू नो दिस फ्रॉम द डीएनए एंड क्रोमोसोम चैप्टर, क्योंकि इंडिकेटर लेक्चर है, आप डीएनए और क्रोमोसोम सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो। सो पर जो सेंस ट्रेंड है ये एंटी सेंस ट्रेंड है। ये जो सेंस ट्रेंड है वो बेसिकली कॉपी हो जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। सो वहां पर तीन बेसिस जो मिले हो, ये तीन बेसिस, इसको हम नाम देते हैं कोड। डीएनए के ऊपर तीन न्यूक्लियोटाइड का जो एक सीक्वेंस होता है, ट्रिपलेट्स होता है, उसको हम कहते हैं कोड। On the RNA it is known as codon। डीएनए के ऊपर कोड होता है, आरएनए के ऊपर कोडॉन होता है। सो कौन से कोड आरएनए के ऊपर कॉपी होता है? दैट इज द कोड ऑफ द सेंस स्ट्रैंड। सो सेंस स्ट्रैंड की जो कोड है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी होते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ जीएजी, जीयूजी, क्योंकि आरएनए में थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, इसी तरह कॉपी होते हैं। अच्छा, वन कोडॉन, हम कहते हैं कोड, द सेकंड कोड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, छठा कोड है जीएजी। सेंस के ऊपर एंटी सेंस क्या है? सीटीसी। सो हमारे आरएनए के ऊपर तो सेंस आता है, सो जो कोडॉन बनेगा वो भी क्या बनेगा? जीएजी।
जब ये मैसेंजर आरएनए आता है राइबोसोम के पास, लेट्स सपोज दैट कम टू द राइबोसोम, राइबोसोम के बाद उसके ऊपर जब अमाइनो एसिड लगता है, जब ट्रांसलेशन होता है, सो ट्रांसलेशन के दौरान पहला वेलिन लगा, एस्टाडीन लगा, ल्यूसिन लगा, थ्रियोनिन लगा, फिनाइल एलानिन लगा, छठे नंबर पे क्या लगा? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट लगा, ये ग्लूटामिक एसिड लगा, सो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, बीटा चेन है, छठे नंबर पे ग्लूटामेट लगा। हां, अगर क्या हुआ, समटाइम ये हो सकता है कि ये वही एंटीसेंस है और ये कौन सा है? सेंस। ये वही डीएनए हमारे पास मौजूद है। डीएनए में सम टाइम हो जाता है म्यूटेशन, सो इन द डीएनए व्हाट हैपेंड, दैट इज नोन एज द म्यूटेशन। डीएनए में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन में वहां पर टी था, द टी रिप्लेस्ड बाय ई, ये म्यूटेशन हुआ, द टी रिप्लेस्ड बाय ए, सॉरी। सो म्यूटेशन में क्या हुआ? जो नॉर्मल जीन था, नॉर्मल जीन में वहां पर नॉर्मल डीएनए के अंदर टी था, लेकिन म्यूटेशन के अंदर टी इज रिप्लेस्ड बाय ए। वहां पर ए था, ए इज रिप्लेस्ड बाय टी, उल्टा हुआ। सो अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब मैसेंजर आरएनए बनता है, वही ट्रांसक्रिप्शन होता है। पहला कोड तो सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे पे पहले क्या था? जीएजी, अब क्या है? जीटीजी। पहले कोडान क्या था? जीएजी, कोड भी जीएजी था, कोडान भी जीएजी था। अब क्या है? कोड क्या है? जीटीजी, कोडान क्या है? जीयूजी। जो जीयूजी है वो कोड करेगा किसके लिए? वेलिन के लिए। सो यहां पर हमें ये चीज समझ आ गई कि यार छठे नंबर पे यहां पर ग्लूटामेट था, लेकिन यहां पर छठे नंबर पे वेलिन आया। व्हाई द ग्लूटामेट रिप्लेस्ड बाय वेलिन? आंसर हमें मिल गया कि जब म्यूटेशन होता है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, वन न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो एक कोड चेंज हुआ, कोड चेंज हुआ तो कोडान चेंज हुआ, कोडान चेंज हुआ तो अमाइनो एसिड चेंज हुआ, अमाइनो एसिड चेंज हुआ पूरा पॉलीपेप्टाइड चेंज हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेंज हुआ पूरा के पूरा प्रोटीन, हेमोग्लोबिन प्रोटीन चेंज हुआ, हेमोग्लोबिन प्रोटीन चेंज होकर के नॉर्मल से क्या बना? सिकल। सो इस टोटल टॉपिक से हम क्या समझ गए कि यार अमाइनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हुआ, इट विल चेंज द पॉलीपेप्टाइड, द प्रोटीन, और प्रोटीन चेंज होने से उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। यहां तक समझ गए? फिर ये अमाइनो एसिड चेंज क्यों होता है? ड्यू टू द म्यूटेशन। म्यूटेशन हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड को डिटरमाइन कौन करेगा? ये जो आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड लगती है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये कोडान। कोडान को कौन डिटरमाइन करेगा? कोड। सो डीएनए के ऊपर जो कोड है वो कोडान आरएनए के ऊपर कॉपी होते हैं और कोडान के मुताबिक अमाइनो एसिड लगते हैं। सो हम लोगों ने जिक्र किया था कि यार अमाइनो एसिड को जो सीक्वेंस है वो डीएनए के ऊपर कोडान इस चीज को डिटरमाइन करेगा। यहां तक क्लियर हो गए? अच्छा, ये टॉपिक क्लियर होने के बाद अब मैं आता हूं जरा वापस पाउलिंग कवरेटनो को किस तरह पता चला। पाउलिंग कवरेटनो ने क्या सीखा कि यहां पर नॉर्मल और सिकल सेल में क्या फर्क है। उन लोगों ने किया जल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जल इलेक्ट्रोपोरेसिस आप पहले चैप्टर में साइंटिफिक टेक्निक में पढ़ चुके हो। सो जल इलेक्ट्रोपोरेसिस के ऊपर उसने दो प्रोटीन लगा दिए, एक सिकल सेल आरबीसी लिया, दूसरा नॉर्मल आरबीसी लिया, दोनों से हेमोग्लोबिन को एक्सट्रैक्ट किया बाय द सेंट्रीफ्यूज। इस हेमोग्लोबिन को जल के ऊपर रन किया, जल इलेक्ट्रोपोरेसिस के ऊपर रन किया। एक तरफ से HbA डाला, दूसरी तरफ से डाला HbS। इसका मतलब एक तरफ नॉर्मल हेमोग्लोबिन रखा, दूसरी तरफ रखा सिकल सेल हेमोग्लोबिन। चूंकि नॉर्मल हेमोग्लोबिन में ग्लूटामेट था, ग्लूटामेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, सो इस जल को कनेक्ट करते हैं दो चार्जेस के साथ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस जल को नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एनोड और कैथोड करंट के साथ कनेक्ट करते हैं। जब नीचे पॉजिटिव चार्ज है और जो हेमोग्लोबिन है नॉर्मल हेमोग्लोबिन, नॉर्मल हेमोग्लोबिन में क्या था? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। सो ग्लूटामेट ने जल के ऊपर माइग्रेट करके नीचे आया, जल के ऊपर नीचे आया, क्योंकि ग्लूटामेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जल के नीचे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन डाला था, सिकल सेल हेमोग्लोबिन ने थोड़ा माइग्रेट करके अपने मास की वजह से ये उधरी ऊपर रुक गया। तो अगला सवाल, द नॉर्मल हेमोग्लोबिन इज मोर नेगेटिवली चार्ज
देन सिकल सेल हेमोग्लोबिन। नॉर्मल हेमोग्लोबिन सिकल सेल के मुकाबले में ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वहां पर ग्लूटामेट है नॉर्मल में और सिकल सेल में वेलिन है। सो सबसे पहले सिकल सेल और नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जो डिफरेंस है वो पाउलिंग और एटानो ने डिटरमाइन किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और फिर इस दो हेमोग्लोबिन को लेकर के इसकी एनालिसिस किसने किया? वेरनोम इनग्राम ने किया। वेरनोम इनग्राम ने फिर डिटेल में बता दिया कि इन दोनों हेमोग्लोबिन का डिफरेंस क्या है। सो पहले लोगों को एक शक हो सकता है आरबीसी के अंदर परसेंटेज का फर्क हो। दोनों तरफ आरबीसी के अंदर 35% से लेकर के 34 से 35% हेमोग्लोबिन दोनों सिकल सेल में भी था, नॉर्मल में भी था। फिर देखा हो सकता है हेमोग्लोबिन के चेन में फर्क हो, लेकिन यहां पर भी 4 पॉलीपेप्टाइड था, वहां पर भी 4 पॉलीपेप्टाइड थे। फिर देखा कि हो सकता है कोई सारे सीक्वेंस में फर्क हो, लेकिन उसके अंदर 2 अल्फा 1 बीटा, 2 अल्फा 1 बीटा, ये 3 चेन 100% से देखा गया कि सेकंड बीटा में छठे नंबर पर ग्लूटामेट होता है नॉर्मल में, और सिकल सेल में वेलिन आया। सो द वेलिन रिप्लेस्ड द ग्लूटामेट। एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, इस एक अमाइनो एसिड की वजह से पूरा के पूरा हेमोग्लोबिन चेंज हुआ, पूरा हेमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी चेंज हुआ। अब नॉर्मल आरबीसी किस शेप का है? बाइकनकेव, क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन है ये इलास्टिक हेमोग्लोबिन है, और जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन है ये रिजिड है। रिजिडिटी की वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। जब आरबीसी का शेप चेंज होता है, स्टूडेंट्स अभी बात सुनाएंगे, आरबीसी का शेप चेंज होने से ये क्या होता है कि ब्लड वेसल से सही तरह पास नहीं हो सकते, ये रिजिड हो जाता है। ये जो आरबीसी है दिस इज रिजिड, ये रिजिड बनते हैं, और जो नॉर्मल है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अपनी रिजिडिटी की वजह से नॉर्मल आरबीसी बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं ब्लड वेसल से, लेकिन सिकल शेप फंस जाते हैं। जब सिकल शेप फंस गए, वो ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाते हैं, वो आगे पास नहीं होते। सो आगे जितने भी आर्गन है, ये सारे आर्गन को ऑक्सीजन या तो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो उसके बाद जितने भी आर्गन्स होते हैं उसको ऑक्सीजन या तो नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। अगर आर्गन को ऑक्सीजन कम मिला तो ये आर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाता है। कौन सा आर्गन? मल्टीपल आर्गन होता है, उसके अंदर ब्रेन भी है, उसके अंदर किडनी भी है, उसके अंदर लिवर भी है, उसके अंदर मसल्स भी है, उसके अंदर बोन मेरो भी है, तो बहुत सारे आर्गन को इफेक्ट करेगा। जब बहुत सारे आर्गन को इफेक्ट करेगा तो अब पहली बात है उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन न मिले, जब आरबीसी की कमी होती है, तब इस बीमारी को तो हम कहते हैं एनीमिया। जब ऑक्सीजन आर्गन को ना मिले, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी ना करे, नॉर्मल आरबीसी की कमी हो, एनीमिया बेसिकली कहते हैं आरबीसी की कमी। अगर आरबीसी की कमी हो तब तो एनीमिया कहते हैं, नॉर्मल आरबीसी नहीं है। लेकिन जेनेटिक्स के हवाले से इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी किसको कहते हैं? प्लियोट्रॉपी किसको कहते हैं? प्लियोट्रॉपी एक टर्म है जेनेटिक्स के अंदर, एक टाइप ऑफ म्यूटेशन है। प्लियोट्रॉपी ये होता है कि वन जीन एंड मेनी ट्रेट। सुनो स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। हम कहते हैं म्यूटेशन एक जीन में हुआ है, इफेक्ट बहुत सारे ट्रेट को करेगा। किस तरह? बहुत सारे किडनी को, बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है, लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है, बोन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को भी, मसल्स को भी। अक्सर हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं जब म्यूटेशन होता है, एक जीन खराब होता है तो उस एक बीमारी होती है। सो वन जीन वन ट्रेट। यहां पर एक जीन म्यूटेंट हुआ, बहुत सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन न मिला, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती। अगर जीन ए को बीमारियां ज्यादा पैदा करे, ट्रेट्स ज्यादा पैदा करे, एबनॉर्मल ट्रेट ज्यादा हो उसकी वजह से बॉडी के अंदर, सो दिस कंडीशन इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। सो आई होप कि प्लियोट्रॉपी भी समझ आया होगा कि एक जीन के खराब होने से बहुत सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। हर बीमारी को हम कहते हैं ट्रेट। सो वन जीन खराब हुआ, बहुत सारे ट्रेट अफेक्ट होंगे, बहुत सारे एबनॉर्मल ट्रेट्स बॉडी के अंदर पैदा होंगे, बहुत सारी डिजीज काज करेंगे। दिस इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी। सो इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। स्टे है मेरे साथ, मैं सिर्फ एक बार रफली जल्दी रिवाइज करवा दूंगा इसको।
स्टूडेंट हमारा मेजर टॉपिक क्या था? द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस, कि भाई प्रोटीन बना हुआ है किस चीज का? अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो खास अपने प्रोटीन के प्रॉपर काम करने के लिए, कि प्रोटीन सही तरह काम करे, सारे अमाइनो एसिड एक प्रॉपर ऑर्डर में, नंबर में और सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर उनमें सिंगल अमाइनो एसिड का भी सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज हुआ, सो दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हम समझ गए किस चीज से? सबसे पहले एग्जांपल हम क्या लेते हैं? एग्जांपल मैंने लिया इंसुलिन। इंसुलिन को हम लोगों ने क्यों लिया? इंसुलिन हमें बता रहा है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे कि इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज रेगुलेशन करेगा। प्रोटीन है बाय नेचर, ये बना हुआ है दो पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर 21 है, दूसरे के अंदर 30 अमाइनो एसिड है, टोटल 51 बनते हैं। सो 51 अमाइनो एसिड का नंबर फिक्स है इंसुलिन के लिए। अगर ये कम या ज्यादा हुआ तो इंसुलिन प्रोटीन न उसका स्ट्रक्चर बनेगा ना काम करेगा। एक चीज हो गई। इंसुलिन जब बनता है तो प्राइमरी फॉर्म में होता है, स्ट्रेट होता है, बाद में उसके दरमियान ए चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सेकेंडरी बनता है, फिर ए और बी के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड 16 अमाइनो एसिड के दरमियान बनते हैं, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। सो टोटल उसके अंदर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ए और बी चेन के दरमियान है और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चेन के अंदर है। सो टोटल टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन। फिर नंबर समझ गया, नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए। हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। सीक्वेंस को हम किस चीज के एग्जांपल से समझ लेंगे? सीक्वेंस को हम समझ लेंगे बाय द हेमोग्लोबिन, कि भाई हेमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, आरबीसी के अंदर है, जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इस हीमोग्लोबिन के दो फॉर्म है, एक नॉर्मल है, दूसरा सिकल शेप है। सो वाई वन इज द नॉर्मल, वन इज द सिकल हीमोग्लोबिन, हम इसको कहते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है सीक्वेंस के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल के अंदर सारे हीमोग्लोबिन अपने सीक्वेंस पर है, लेकिन सिकल सेल के अंदर सेकेंड बीटा में ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। इसको सबसे पहले पाउलिंग और एटनो ने इसको डिस्कवर किया था बाय द जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। उन्हें देखा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन ज्यादा नीचे तक जल के ऊपर माइग्रेट करेगा, सिकल सेल हीमोग्लोबिन माइग्रेट नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? ज्यादा सिकल सेल में वेलिन है जो नॉन पोलर है, और जो नॉर्मल है उसके अंदर ग्लूटामेट है जो नेगेटिवली चार्ज है। सो जल के नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ग्लूटामेट जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ग्लूटामेट है जो नेगेटिवली चार्ज है, और ये बड़े आसानी के साथ इस पॉजिटिव पोल की तरफ, जल के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स है तो उसकी तरफ माइग्रेट करेगा। माइग्रेशन के बाद ये तो पाउलिंग और एटनो ने सिर्फ ये डिफरेंस बताया है कि यार नॉर्मल हीमोग्लोबिन नीचे माइग्रेट कर रहा है, सिकल सेल माइग्रेट नहीं करेगा जल के ऊपर। उसको इसके बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल का जो केमिकल एनालिसिस किया, वे वेरनोम एनग्राम ने किया था इन द 1950। केमिकल एनालिसिस, अगर क्वेश्चन आता है द हेमोग्लोबिन केमिकली एनालाइज्ड बाय वेरनोम एनग्राम इन द 1950। इसने देखा कि यार दो तरह के आरबीसी, एक बाई कनकेव है जो नॉर्मल है और एक सिकल शेप है जो म्यूटेंट है। उसको पता, वो लगता था कि हो सकता है आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन की तादाद में फर्क हो, तो देखा दोनों के अंदर 34% हेमोग्लोबिन मौजूद है आरबीसी में। ये हेमोग्लोबिन 34% है, टोटल प्रोटीन 95% है। एक बार इस बात को ध्यान में रखें कि बार 34% उसके अंदर सिर्फ हेमोग्लोबिन है और जो टोटल प्रोटीन है वो 95%। देखा दोनों में बराबर है। फिर देखो सकते हैं चेन में फर्क हो, यहां पर भी 4 पॉलीपेप्टाइड थे, इधर भी, वहां पर भी 2 अल्फा 2 बीटा, सिकल में भी 2 अल्फा 2 बीटा, यहां पर भी दोनों अल्फा में 141 अमीनो एसिड है, इधर भी 2 अल्फा में 141 अमीनो एसिड है, उधर भी एक बीटा में 146 है, यहां पर भी 1 बीटा में 146 है, और यहां पर दूसरी बीटा में भी 146 है, इधर भी दूसरी बीटा में 146 है। 146 को मिलाकर के टोटल कितने बनते हैं? 574। इधर भी टोटल कितने हैं? 574। हर नंबर भी तो पूरे है। फिर फर्क किस चीज में था? उन्हें देखा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में छठे नंबर पर ग्लूटामेट है और सिकल सेल में ग्लूटामेट रिप्लेस्ड बाय वेलिन। उसके बाद इसको वजह देखा ये क्यों होता है, क्योंकि उसने कहा था कि बेसिकली जो प्रोटीन बनते हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान है उसके मुताबिक होते हैं, और कोडान आते हैं डीएनए के कोड से जो सेंस स्ट्रेट पर होते हैं। सो डीएनए के सेंस स्ट्रेट मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी होकर के ट्रांसक्रिप्शन के जरिए यहाँ पर कोडान, और उस कोडान के मुताबिक अमाइनो एसिड लगते हैं। सो नॉर्मल में जो छठे नंबर पे कोड था वो जीएजी था, कोडान भी जीएजी था, ग्लूटामेट लगा। लेकिन जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, सो जीएजी था, ए रिप्लेस्ड बाय टी। जब म्यूटेशन होता है ए के बजाय टी आता है, सो अब कोडान जीएजी नहीं है, जीएटी है।
जब ये GAT बन गया, कोडान चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से कोडान चेंज हुआ, कोड चेंज हुआ, सॉरी, म्यूटेशन से कोड चेंज हुआ, कोड से मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान चेंज हुआ। पहले कोडान था GAG, अब कोडान है GUG। पहले ग्लूटामेट लगता था, अब क्या लगेगा? वेलिन। तो यहां पर वेरनोम इनग्राम ने बताया था कि यार अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो कोडान डिटरमाइन करेगा। कोडान DNA के ऊपर कोड डिटरमाइन करेगा। तो अब लोगों ने पहले भी कहा था कि यार द अमाइनो एसिड्स विल डिटरमाइन बाय द कोड। अगर कोड में म्यूटेशन हुआ, चेंज आया, म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड बदलेगा। जब अमाइनो एसिड बदला तो पूरा प्रोटीन बदलेगा। सो अब हम कह सकते हैं यार दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये ऐसा म्यूटेशन है जिसमें एक जीन म्यूटेंट हुआ, बहुत सारी बीमारियां खास की। इट इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी। और इस बीमारी को एनीमिया क्यों कहते हैं? एनीमिया का मतलब है आरबीसी की कमी। यहां पर नॉर्मल आरबीसी नहीं है, सारे के सारे सिकल सेल है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज बीके बायोलॉजी लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो आप MDCAT के टॉपिक्स है वो YouTube पर अपलोड करें ताकि आपको पढ़ने में या रिवाइज करने में आसानी हो।